नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th जियोग्राफी का हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ वो सभी प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़रूरी है, उन सभी प्रश्नों को भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 को हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन हर एक के लिए दिया गया है, लेकिन मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आंसर को पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैदान को। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान में की जगह पर यहाँ ने होगा। ठीक है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इरेटास्थनीज ने जो है भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 3 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्यकरण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो 3 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्यों। ठीक है, तो यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्र विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है हार्टसेन का है। ठीक है, जिसका पूरा नाम रिचर्ड हार्टसेन है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तक या प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया। तो यदि हम लोग बात करें 5 का तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल डिटर। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 6 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 6 जिसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानव शास्त्र। ठीक है, यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 7 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रिचर्ड हार्टसेन द्वारा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या यदि हम लोग 8 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर जो है कालिक संश्लेषण इतिहास करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भूगोल शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जियो और ग्रोफ्स। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10 तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया था। तो किसने किया था क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हमबोल्ट। ठीक है, यदि हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक लक्षण जो है महाद्वीप नहीं है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों को दिया गया है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन किससे संबंधित है। तो यदि बात करें तो ये जो है अल्फ्रेड वैगनर से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 14 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। तो अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 15 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो अल्फ्रेड हेटनर का है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 16 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो यहाँ पर मानव भूगोल की जो शाखा है वो हो जाएगा आप लोगों का आर्थिक भूगोल। ठीक है, चलिए यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 17 तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है। तो भौतिक भूगोल का संबंध जो है वो है मृदा शास्त्र से। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो है मृदा शास्त्र यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो है मैदान सांस्कृतिक तत्व नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो वो हो जाएगा आप लोगों का अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट का।
यदि प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे। तो सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र जिसने बनाया था उस भाई साहब का नाम है टॉलेमी। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भूगोलवेत्ता इरेटास्थेनीज का संबंध किस देश से है। तो ऐसा भी प्रश्न दे सकता है या तो फिर ऐसा प्रश्न देता है कि इरेटास्थेनीज किस देश से थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा यूनान का। ठीक है, जिसको ग्रीक भी बोला जाता है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 22 पर, तो प्रश्न संख्या 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा भूगोल तथा इतिहास। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 23 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 23 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सड़कें जो है वो प्राकृतिक लक्षण नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम लोग पठार को जो है भौतिक लक्षण में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो मैदानी क्षेत्र का प्रयोग जो है सर्वप्रथम वो कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 26 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। यहाँ पर यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है जलवायु। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 27 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 27 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि GIS का विस्तारित रूप क्या है। तो GIS का विस्तारित रूप है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मतलब बी वाला। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 28 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो 28 का आंसर हो जाएगा नगरीय भूगोल। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 29 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है। तो यदि हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा समय। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 30 पर आए तो प्रश्न संख्या 30 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जल विज्ञान के अंतर्गत जो है मैदान का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 31 पर तो प्रश्न संख्या 31 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है मृदा शास्त्र जो है ये संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 32 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है। तो यहाँ पर जो है उसके हिसाब से सड़क जो है वो सांस्कृतिक लक्षण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा विज्ञान। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 जिसमें हमको पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है। ठीक है। तो मानव भूगोल में जो है वो शामिल नहीं है खगोलीय भूगोल। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 35 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा मानव भूगोल पर। ठीक है, ये मानव पर आप लोग बोल सकते हो। देखिए ये अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 36 तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है या क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 37 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यदि बात करें तो मानसून का अध्ययन जो है नहीं किया जाता है। ठीक है। हम लोगों का प्रश्न संख्या 38 जिसमें पूछा जा रहा है कि भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है, मतलब किस प्रश्न का जो है योगदान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कब का। ठीक है। चलिए आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 39 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो यदि हम लोग बात करें प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत तो उसका आंसर हो जाएगा जनांकिकी। ठीक है। प्रश्न संख्या 40 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 40 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो यदि बात करें तो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को शामिल किया जा सकता है। ठीक है।
प्रश्न संख्या यदि हम लोग 41 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 41 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पर जल विज्ञान का संबंध जो है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा समुद्र विज्ञान से। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 42 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि भू सूचना तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का GIS, GPS और LIS, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 43 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को प्रश्न पूछा जाता है कि जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। तो किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भूआकृतिक विज्ञान को। ठीक है। तो ये था आप लोगों का पहला चैप्टर का। दूसरा चैप्टर को हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और दूसरा चैप्टर का प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत है तो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रसिद्ध सिद्धांत वायव्य राशि की परिकल्पना का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इमैनुअल कांट ने। ठीक है। आगे यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 3 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत किससे था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाप्लेस ने। ठीक है। या तो फिर किसने दिया था, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए आगे यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किस परिकल्पना में ये कहा गया है कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से निर्मित हुआ है या तो फिर बादल से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का निहारिका परिकल्पना में ऐसा दिया गया है। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया था। तो निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन जो है वो 1796 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। एक प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न दिया गया है जो आप लोगों का किताब से दिया गया है। कह रहा है कि ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा जिसके परिणाम स्वरूप तारक के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार के कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। ये तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह के बाहर निकला हुआ ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तन हो गया। ये कथन किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है। तो ये कथन प्रस्तुत किया था चैम्बरलेन और मोल्टन ने। ठीक है। इसको बहुत हद तक सही भी माना गया है। ठीक है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि द्वितारक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यदि बात करें तो इसका आंसर ब्रह्मांड में सूर्य के साथ एक और तारा का होना, ये जो है कथन सही है। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 8 पर तो प्रश्न संख्या 8 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि 1920 ईस्वी में ये किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है। तो इस कथन को कहा था एडविन हबल ने। प्रश्न संख्या यदि 9 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो बिग बैंग की घटना जो है आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। आगे यदि प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 10 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पहले परमाणु का निर्माण कब हुआ या तो फिर पहले परमाणु का निर्माण कब शुरू हुआ। तो यदि हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बिग बैंग होने के आरंभिक 3 के अंदर। ठीक है। 3 के अंतर्गत। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 11 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्ष के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी थी। तो यदि हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान लगभग 45,000 डिग्री कम हो गया और उसके बाद परमाणु या पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 12 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य क्या है। तो ब्रह्मांड का विस्तार से यदि बात करें तात्पर्य है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 13 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 13 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया। तो स्थिर अवस्था संकल्पना जिसने प्रस्तुत किया था उस भाई साहब का नाम है हॉयल। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो
प्रश्न संख्या 14 के अनुसार प्रकाश वर्ष जो है ब्रह्मांड की दूरी मापने की इकाई है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 15 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है कि तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। यदि इतना सारा प्रश्न को यदि आप लोग पढ़ के जाओगे ना तो एक भी प्रश्न आप लोगों का एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ये इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है। यदि आप लोग इतना पढ़ लोगे ना तो मेरा गारंटी वैसे फेल नहीं होता है। इससे पहले मैंने 10th के बारे में भी बताया था कि जो जो प्रश्न आएगा वो सारा का सारा प्रश्न आया। 12th के बारे में जो जो बोले वो सारा का सारा प्रश्न आया, और आप लोगों का भी उतना ही प्रश्न आएगा। तो इसीलिए आप लोग इतना पढ़ के ज़रूर जाओगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 16 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी होती है तो कितनी होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14,95,98,000 किलोमीटर। ठीक है। कभी कभार इसको शॉर्ट में 15 करोड़ किलोमीटर दे देता है, तो उसको उस टाइम आप लोग टिक कर दोगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का कितना है। तो यदि बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का केवल 8.311 या तो फिर 311। ठीक है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो आगे हम लोगों को प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जनक कहा जाता है निहारिका को। ठीक है। यदि हम लोग प्रश्न संख्या 20 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 20 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में से किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका सूर्य से दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह को जो है कहा जाता है आंतरिक ग्रह, उसके बाद वाला को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है। देखिए यदि हम लोग बात करें प्रश्न में कह रहा है कि सौरमंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बने हैं। तो यदि बात करें इसका आंसर पर तो इसका आंसर हो जाएगा सेल और धातुओं से। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जोबियन ग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जोबियन ग्रह कहा जाता है बृहस्पति के समान ग्रह को। ठीक है। यदि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 23 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा, ये तो बच्चा को पता है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 24 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि द बिग स्प्लिट किससे संबंधित है। तो यहाँ पर द बिग स्प्लिट जो है चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 25 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ था। तो पृथ्वी पर जीवन का विकास प्रारंभ हुआ था 380 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 जिसमें हम लोगों को दिया है कि भूपरपट्टी पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसको कहा जाता है विभेदन। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है। तो प्रमुख योगदान जिसका है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 29 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। तो प्रारंभ में यदि बात करें तो वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों की मात्रा अधिक थी। प्रश्न संख्या 30 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई थी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 31 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 31 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुई थी। तो पृथ्वी पर जो है जीवन प्रारंभ हुई थी 3.80 अरब वर्ष पहले। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा दशमलव के बाद जो संख्या है ना उसको तोड़ तोड़ के बोला जाता है, इसीलिए मैं जनसंख्या मतलब जितने भी दशमलव है उसके बाद तोड़ तोड़ के बोल रहा हूँ। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या यदि 32 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 32 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 460 करोड़ वर्ष। ठीक है। देखिए यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि निम्न में से
कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो यहाँ पर सबसे लंबी अवधि जो है वो है ईयॉन, ठीक है, किस कभी कभार इसको ईयान भी लिखा जाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 34 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदन प्रक्रिया। प्रश्न संख्या यदि 35 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है? तो भीतरी ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सॉरी, यहाँ पर भीतरी ग्रह का यदि बात किया जाए तो भीतरी ग्रह यहाँ पर देखिए सूर्य व क्षुद्र ग्रह पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रहों को कहा जाता है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 36 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? यदि बात करें इसका आंसर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न पर बात करें प्रश्न संख्या 37 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग कहा जाता है या मत्स्य युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डेवोनियन युग को, ठीक है। प्रश्न संख्या 38 पर यदि बात करें, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जुरासिक युग को, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 39 पर बात करें, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो सूर्य की उत्पत्ति का यदि बात किया जाए तो लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 पर बात करें, तो प्रश्न संख्या 40 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग कहा जाता है? ठीक है, तो खड़िया युग जिसे कहा जाता है उसको कहा जाता है क्रिस्टेशियस युग, ठीक है। देखिए ऐसे ही और भी वीडियोज़ या आप लोगों को चाहिए जो आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प करे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।